ભગવો લહેરાય. સૌરાષ્ટ્ર સોમનાથ દાદો સોહાય, ભૂગવતા દરિયાના મોજા લથડાય, આવડની ધરતીમાં હવને મરકાય. ભારતમાં પરેશભાઈ આસુંદ્રા, મુકેશભાઈ પટેલ, જિગીશભાઈ શાહ, હેમંતભાઈ બોદાલિયા, રમેશભાઈ હળપતિ, શૈલેષભાઈ હળપતિ, ચેતનભાઈ નાયક, એમને વિનંતી છે કે તેઓ અભિવાદન માટે આગળ આવે. કણકણમાં શંકરી કાશી કહેવાય, 300 વર્ષે ઈ તો હોને મઢાય, ભોળિયાના દર્શનથી ભવ દુઃખો જાય. ભારતમાં જુઓ હવે ભગવો લહેરાય, ભોળિયાના દર્શનથી ભવ દુઃખો જાય. ભારતમાં જુઓ હવે ભગવો લહેરાય. અશોકભાઈ ગજેરા, હેમલતાબેન ચૌહાણ, જીગરભાઈ દેસાઈ, પ્રજ્ઞેશભાઈ પટેલ, શંકરભાઈ પટેલ, તૃષાબેન પટેલ અને રેખાબેન પટેલને વિનંતી છે કે તેઓ અભિવાદન માટે આગળ આવે. ભારતમાં જુઓ હવે ભગવો લહેરાય, સપનેના ભાઈઓ એવું નજરે નિરખાય. ભારતમાં જુઓ હવે ભગવો લહેરાય. દેવોની નગરી એ દ્વારકા કહેવાય, મધદરિયે બેટ જેવા પુલિયા બંધાય. ત્યારબાદ અશોકભાઈ પરમાર, રાકેશભાઈ પટેલ, પાર્વતીબેન, દીપેશભાઈ પટેલ, ભૈરવીબેન નાયક, નૈનાબેન લાડ, વિપુલભાઈ શાહ અને રાજેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિને વિનંતી છે કે તેઓ અભિવાદન માટે આગળ આવે. વિશ્વ પ્રસિદ્ધનું સપનું સાકાર, કેન્દ્રમાં મોદીજી તો ખુશીઓ અપાર. વિશ્વ પ્રસિદ્ધનું સપનું સાકાર. ત્યારબાદ શૈલેષભાઈ માળી, ભરતભાઈ વાઘેલા, ફિરોઝભાઈ કપ્તાન, હર્ષદભાઈ પટેલ, જીગરભાઈ નાયક, જિજ્ઞાસાબેન પારેખ, તન્વીબેન પાંચાલ, નિતિક્ષાબેન પટેલ, મીનાબેન પટેલ, મિરલભાઈ દેસાઈ અને મહિલા સુધરાઈ સભ્યો પણ અભિવાદન માટે આગળ આવે. झूमे रे गुजरात गरबे घूमे रे गुजरात, मोदी चाले हाथ तो झूमे रे गुजरात. ये हलो हलो ત્યારબાદ યુવા મોરચો પણ તૈયાર રહે. झूमे गुजरात गरबे घूमे रे गुजरात, मोदी चाले हाथ तो झूमे रे गुजरात. झूमे गुजरात गरबे घूमे रे गुजरात. તમામ કોર્પોરેટર મહિલા બહેનો મંચ પર પધારો વિનંતી. યુવા મોરચાના સદસ્યોને મંચ પર પધારવા વિનંતી. યુવા મોરચાનું સ્વાગત પત્યા બાદ યુવા મોરચાને ડાબી સાઈડે જવા વિનંતી અને વ્યવસ્થામાં મદદરૂપ થાય એવી વિનંતી. સ્વાગત થયા બાદ મંચની આજુબાજુ અહીંયા ન ઉભા રહેવા વિનંતી. ભરોસાની ભાજપ ફરી આવે છે. અંત્યોદયનો સર્વોદય લાવે છે. ભરોસાની ભાજપ ફરી આવે છે. મહિલા મોરચાના બહેનો મહિલા મોરચાની બહેનો હૈયેથી સરિયો રંગ જે જલાવે છે. ભાજપ ભાજપ
ઉમેદવાર માન્ય શ્રી રાકેશભાઈ દેસાઈને ઉદ્બોધન કરવા વિનંતી. विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रमुख अध्यक्ष श्री माननीय जेपी नड्डा जी, मंचस्थगण, मैं एक बार बोल के गया हूँ, ये दूसरी बार नड्डा जी के सामने वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप अभी अपना कार्ड ना इसको दे दो, ये फटाफट कॉपी करके आपको दे देगा, फिर बाद में जब आपकी फोटोज खींचोगे मैं नड्डा जी को गाड़ी में चलना, एक वचन देता हूँ, ये सारी फोटोज कॉपी करके मुझे कार्ड वापस कर देगा. मेरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार और मेरी नवसारी विधानसभा की जनता उस पर विश्वास है कि हम सबसे भारी मार्जिन से जीत के ये सीट नरेंद्र भाई के कर कमरों में ये सीट अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। कब करेगा? इस चीज जब हो जाएगी तभी तो होगा. कब तो बीच में नहीं कर सकता. और अभी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ दे देता हूँ. नहीं अभी कि आप लोगों ने फिर पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी का वहन करके मेरे गरीब जनता की सेवा के लिए मैं मेरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा। बस इतनी बात कह के मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। अस्तु, भारत माता की जय। नहीं करता तो हाजी આભાર રાકેશભાઈ. અને હવે याद भाई આપણે જેમને સાંભળવા આતુર થઈ રહ્યા છે એવા कैमरे में लगता है. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, રાષ્ટ્રીય ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ માન્ય શ્રી નડ્ડાજી સાહેબને ઉદ્બોધન કરવા વિનંતી. भारत माता के भारत माता के वंदे वंदे। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष श्री भूराभाई शाह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ और आप सबके साथ जुड़े हुए ऐसे हमारे विधानसभा के प्रत्याशी श्री राकेश भाई देसाई जी, हमारे पीयूष भाई जो पूर्व में प्रत्याशी यहां से रहे, हमारी श्रीमती उषाबेन पटेल जी जो उपाध्यक्ष है गुजरात प्रदेश की, श्री रंजीत भाई चिन्ना जी प्रभारी नवसारी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, श्री परेश भाई जी मंडल के अध्यक्ष, श्री जिगीश शाह जी, हमारे मेयर मैंने एक चीज पूछ रहा हूँ. जफर इस्लाम जी, हमारे साथी एक चीज और राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित मंच ये जो हमारा जो और नवसारी की इस पवित्र भूमि पर यहाँ उपस्थित इसमें स्टील देवी और सज्जनों वो कॉपी हो सकती और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, है. ठीक है. सबसे पहले तो मुझे इस संस्कार नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पुण्य भूमि है, पूज्य भूमि है। ऐसी संस्कार नगरी को मैं नमन करता हूं और साथ ही साथ उन्नई माता मंदिर, हमारे हिंगराज माता मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर, इन सभी मंदिरों पर देवी देवताओं को आस्था के साथ नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं गुजरात की धरती पर आया हूं। ये संतों की धरती है, ये शेरों की धरती है, ये देश की राजनीति में दिशा देने वाली धरती है।
ऐसी धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और चुनाव को, प्रचार को प्रारंभ करने का भी मौका मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे नवसारी से इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। जब मैं कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, शेरों की भूमि है, ये देश को दिशा देने वाली भूमि है, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, तो उनका संबंध भी गुजरात से आता है। अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं, जिन्होंने इस देश को जोड़ करके एक सूत्र में पिरोया और ये भारत देश खड़ा किया, तो वह भी इसी पवित्र भूमि से संबंधित है। और जब मैं बात करूं कि राजनीति की संस्कृति को बदलकर देश सेवा से ओतप्रोत और नए भारत के निर्माण की तरफ चलते हैं, तो हमारे सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी इसी धरती पर। इसलिए ऐसी धरती जो परिवर्तन की गंगोत्री रही हो, जो देश में राजनीति को एक नया आयाम देने वाली गंगोत्री रही हो, ऐसी धरती पर मुझे आने का मौका मिले और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हों, तो मुझे ये सौभाग्य मिलता है कि हम यहाँ गुजरात में उस पवित्र धरती पर आए हैं जिसने देश को एक नई दिशा और दशा को सुधारने में काम किया। इसलिए मित्रों, हम यह भी कह सकते हैं कि विकास की दृष्टि से गुजरात ने देश ही नहीं दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है। आज जब हम विकास के मॉडल की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम होता है गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल का मतलब होता है विकास, विकास और विकास। और विकास किसका? सबका। बड़े बड़े पार्टियों ने सरकार को दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल आए, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसीलिए अगर मैं आदिवासी भाइयों के बारे में चर्चा करूं यहां नवसारी में आकर के, तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितना आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र की सरकार मोदी जी ने किया और यहां गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया, यह मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं। और उनको सम्मान देना, उनको दिशा, उनको उनका स्थान देना, कभी किसी की सोच क्यों नहीं आई कि भारत का राष्ट्रपति भी आदिवासी हो सकती है? क्यों नहीं आई? क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? क्यों भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार में इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि सोच छोटी थी, संकुचित थी। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ कहने के लिए नहीं था। अगर हमने अनुसूचित जाति से भी राष्ट्रपति बनाया, तो पहली बार अनुसूचित जनजाति का भी, और वह भी महिला राष्ट्रपति बना करके महिलाओं को भी शामिल किया। एक साथ महिलाओं को, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अपना कीमती वोट जब देना है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं सिर्फ आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं आपसे उन सारी नीतियों पर
मोहर लगाने आया हूं जिसने देश की तस्वीर और तकदीर बदली। मित्रों, आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की संस्थान बन रहे हैं और उस संस्थान के माध्यम से उनके विकास की बात चल रही है। लगभग 8% जनसंख्या आदिवासी भाइयों की है और उनको साथ लेकर के हमारे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, वो हमको सबको ध्यान में। मित्रों, मैं यहाँ आपसे एक और भी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मोदी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे लंबे समय प्रशासन में रहने का मौका मिला। प्रदेश में भी मंत्री रहा और मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी मुझे मंत्री रहने का मौका मिला। 70 साल हमको इंतजार करना पड़ा सबका इलाज के लिए। इलाज की व्यवस्था नहीं थी। 70 साल। मैं 93 में एमएलए बना था। उस समय लोग मेरे पास आया करते थे और कहा करते थे, नड्डा जी इसका बाईपास होना, इसको 1.5 लाख रुपए दिला दो। और मैं कहता था मेरा फंड सीमित है, मैं तुमको 75,000 दे पाऊंगा, बाकी तुम और कहीं से व्यवस्था करो। फिर मुझे भी दुख होता था कि ये मैं क्या न्याय कर रहा हूं। क्या आधा स्टंट लगेगा? स्टंट तो पूरा लगेगा। 1.5 लाख तो पूरा लगेगा, जान तो तभी बचेगी। लेकिन मैं देने में असमर्थ था। और मैं ही नहीं, मुझ जैसे सारे एमएलओ की यही स्थिति थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब मैं मंत्री बना तो उन्होंने कहा कि बड़ा सोचो, और बड़ा ये सोचा गया कि 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 50 करोड़ लोग, यानी सारा अमेरिका की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या, सारी मेक्सिको की जनसंख्या, सारी यूरोप की जनसंख्या, ये सारा मिला ले तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। और उसके माध्यम से 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के इलाज के लिए सालाना व्यवस्था की गई। सालाना, हर साल। अगर आपने 2020-21 में 5 लाख खर्च कर दिए तो 2021-22 में फिर से 5 लाख आपकी सेवा के लिए हाजिर। हम पक्का मकान नहीं बना पाते थे। मेरा बीडीओ मेरे पास आता था, बीडीओ बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो मेरे को कहता था, नड्डा साहब आपको कहां खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा क्या? बोला इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में 1 घर आपको अलॉट हुआ है, अब बताओ किसको देना है। मैं कहता था तू ही रख ले भाई, ये आप ही रख लो। 1 अनार 100 बीमार, क्या बांटूंगा, क्या दूंगा। और आज मुझे खुशी होती है कि 3 करोड़ 60 लाख मकान मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना में बना सके। ये कैसा भारत था? बिना पक्के छत के भारत था। उसी तरीके से अगर हम देखें तो स्वच्छ जल, मुझे गुजरात के बारे में तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि लोग पानी के लिए सड़कों के किनारे गर्मियों में लंबे समय तक खड़े रहते थे और टैंकर आता था और पानी देता था। और मैं तो पहाड़ों से आता हूं, मेरे पहाड़ों में लोग, महिलाएं 3-3 किलोमीटर नीचे जाकर के नदी से पानी उठा करके पहाड़ पर घर पर ले जाती थी। वो भी दिन मैंने देखे। मुझे मेरी बहनें बोलती थी सर के बाल घिस गए घड़ा उठा उठा करके, वो भी दिन देखे। और आज हर घर जल, हर घर नल, इसको साबित किया है तो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगर मैं महिला सम्मान की बात करूं, ये कैसा भारत था? 12 करोड़ लोग अपने दैनिक जीवन के लिए खेतों में जाया करते थे। कैसा जीवन था जब हमारे बच्चे, हमारी माताएं अपने इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करके खुले में शौच जाती थी। और संख्या कितनी थी? 12 करोड़। क्या भारत? 70 साल तक। और आज 12 करोड़ इज्जत घर बना करके महिलाओं के इज्जत का सशक्तिकरण किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह भी हमको याद है। मुझे यहां नहीं मालूम कि आप लकड़ी कहां से इकट्ठा करके लकड़ी का चूल्हा जलाती थी।
लेकिन मेरे गांव में तो लोग, महिलाएं 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी काट के सर पर बोझा रख करके आती थी, फिर उसको जलाती थी और फूकनी से लेकर के फूक करके वो चूल्हा जलाया जाता था और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं एक दिन में उनके फेफड़े ले लेते थे, एक दिन में। आज मुझे खुशी है कि महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में हमारे यहाँ 9 करोड़ बहनों के घर में सिलेंडर पहुंचाया गया है और चूल्हा पहुंचाया है। अब बहनें लाइटर से जलाती हैं गैस और 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन। यह सशक्तिकरण हुआ है, यह ताकत मिली है। इसलिए मित्रों, देश बदला है। मैं देख रहा हूं यहां आप सब लोग बैठे, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने नहीं पहना और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। अभी जो बाइडेन भी बिना मास्क के नहीं घूमता। अभी अमेरिका भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, अभी यूरोप भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है। और 130 करोड़ का देश मोदी जी ने 219 करोड़ डोज लगा करके, डबल डोज विद बूस्टर मुफ्त में लगा करके सुरक्षा कवच पहना दिया है। ये किया है तो भारत में मोदी जी ने कर दिया। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। India's largest and the fastest vaccination program. अभी तक यूरोप में वैक्सीन पूरी नहीं लग पाई है, अमेरिका में वैक्सीन पूरी नहीं लगा पाए। हम 219 करोड़ का डोज लगा करके, डबल डोज विद बूस्टर, बिना मास्क के घूम रहे हैं। सुरक्षा कवच पहनाया है मोदी। मैं आपसे वोट इसलिए मांग रहा हूं, ये जो वोट आप देने वाले हैं, ये सब चीजों पर मोहर लगाना जो हम लोगों ने काम किया, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में टेटनस की दवा को भारत में आने में 25 साल लगे। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 28 साल लगे। इस देश में पल्स पोलियो के बूंद का नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लगे। इस देश में हमारे ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में लगभग 30 साल लगे, जब वो नेशनल प्रोग्राम बन करके आया। इस देश में जापानी बुखार को दवा आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में जापानी बुखार का दवा बनी थी और 2006 में भारत पहुंची थी। ये हमारा रिकॉर्ड था। बड़े बड़े सूरमों ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। और मोदी जी ने, कोरोना आया इस शताब्दी का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं एक पेंडेमिक आया इस शताब्दी। 20 जनवरी 2020 को पहला केस डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत में, और 2-2 वैक्सीन तो आपको दी। हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, देने वाला हो गया देश में, दुनिया में अपने आप को। इसलिए हम समृद्ध भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये हम पढ़ रहे हैं। एक समय में हम सिम कार्ड खरीदते थे, ये जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगता है, आज हम दुनिया को बेचने वाले हो गए। दुनिया के दूसरे नंबर के हम हो गए चिप को बेचने वाले। और मोबाइल दुनिया में दूसरे नंबर पर देश खड़ा है भारत, जो दुनिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल का। स्टील में हम दूसरे नंबर पर हो गए, सौर में हम 5वें नंबर पर हो गए। विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बताइए, राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं। 15 जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में 1 बनाया था, अटल जी ने 6 बनाए और मोदी जी ने 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए। 200 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 200 नए मेडिकल कॉलेज। एक समय में हमारे डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती थी, आज डॉक्टरों की बहुतायत हो रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक विकास के नए आयाम लिखे गए। उसी तरीके से 53% हमारी एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है। एक समय में 54,000 था, आज 83,000 सीटें पर साल, प्रति साल हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट 30,000 हमारे स्टूडेंट होते थे, आज 54,000 प्रति वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं। इसलिए मित्रों, और अगर मैं गुजरात की बात करूं तो 2000 शुरू में हमारी जो जीडीपी थी वह 99,000 करोड़ रुपए थी। आज हमारी जीडीपी 19,80,000 करोड़ रुपए। ये हमारा अंतर है। स्कूल का ड्रॉप आउट जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में संभाला था तो उस समय 30% था। आज का ड्रॉप आउट गुजरात का 1.7%। सबको शिक्षा, सबका विकास। उसी तरीके से फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी का बनाना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री काल में उसको भी बना करके एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की, यूनिटी की एक मिसाल कायम की है। वह भी हम सबके ध्यान में है। हमारे यहाँ सभी प्रदेशों में पानी का स्तर घट रहा है और गुजरात में पानी का स्तर 67% बढ़ गया है। ये भी हमको ध्यान रखना है, 67%। इसलिए अब राजेश भाई का वोट भी बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये इसको मोहर लगाने का काम होना चाहिए। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमें मालूम है मित्रों कि अभी पीछे वो आए थे और उन्होंने लगभग, प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने पहले कोई 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सहमति दी, उसको आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपके सामने रोजगार के बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। लोग रोजगार के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 यंगस्टर्स को अभी अभी गुजरात सरकार ने चिट्ठी दे करके उनको रोजगार दिया है और लगभग 35,000 और रोजगार देने की व्यवस्था 1 साल के अंदर की है। यह हमारा रिकॉर्ड रहा है। हम सिर्फ भाषण नहीं देते, काम करके दिखाते हैं। मैनिफेस्टो में नहीं लिखते हैं, लोगों को धरती पर उतार करके देते हैं। आपको ध्यान में आया होगा, आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम संदेश देते हुए एक साथ हमारे लाखों लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। ये हम सबके ध्यान में। इसलिए मित्रों, आज मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं। जब कोरोना आया था तो पिछली बार जो त्रासदी आई थी पिछले सेंचुरी में, तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चलाई और 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की। कितनों को दी? 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग। और गुजरात में यही संख्या 3 करोड़ हमारे लोग हैं जिनको आज भी 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई है। उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं सिलेंडर की बात मैंने बताई आपको कि 11 करोड़ पहुंच गई है, पहले 9 करोड़ थी, अभी 11 करोड़ पहुंच गई है। वही सिलेंडर यहाँ पर 37 लाख बहनों को पहुंचाया गया। अगर मैं जनधन योजना में खाते की बात करूं तो जहां 47 करोड़ जनधन खाते खुले, अब खाते खुलने के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जब हम ये खाता खोल रहे थे तो उस समय कांग्रेस भाई हमारा मजाक बना रहे थे। कांग्रेस के भाई खाता खुलवा रहे, क्या करेंगे खाता खुलवा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि मिसेस गांधी 1972 में कहती थी कि ये बैंक नेशनलाइज होगा तो गरीबों का भला होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैंक की दहलीज 1972 से 2014 तक 3.25 करोड़ लोगों ने ही पार की थी। यानी बैंक में खाता 3.25 करोड़ ही खुला था। 2014 से जब जनधन खाता खोलने का काम हुआ तो ध्यान में आया कि गरीब आदमी खोलता क्यों नहीं है खाता। इसलिए कि गरीब आदमी बैंक में जाने से घबराता है, खाता खोलने के लिए पैसा डालना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 0 अकाउंट भी खुलेगा, तुम अपना नाम लिख दो, 1 पैसा मत डालो, सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालेगी, तुम खाता खोलो। खाता खोलने का फर्क क्या पड़ा? 47 करोड़ लोगों ने खाता खोला। और आपको मालूम है कि जब कोरोना आया तो मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए
500 रुपए पहुंचा दिया सीधे उनके खाते में। पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? और उसमें जो सबसे आश्चर्य की बात थी, न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, न कोई बीच में बिचौलिया, सीधा खाता और उधर मोदी जी और 20 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचा दिया। ये हुआ बदलता भारत। आज लगभग 25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 25 लाख करोड़। अभी 31 मई को शिमला के रिज मैदान से प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए पहुंच गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि ये बदलता भारत है। एक समय प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं 100% भेजता था तो 85% बीच में पता नहीं किन हाथों में फंस जाता था, किसके हाथों में फंस जाता था। और आज 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 80 लाख बहनों के खाते में, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई गाथा है। मैं आपके सामने बहुत सी बातें बता सकता हूं, रख सकता हूं। जहां तक नवसारी का सवाल है, यहाँ के विकास के नए आयाम आपने देखे। सड़कों की का विषय उठा लीजिए, इंस्टीट्यूशंस का विषय उठा लीजिए, सीवरेज का विषय उठा लीजिए। अभी मुझे बताया गया कि एक आपके यहाँ नई सीवरेज प्लांट का भी एक, उसके लिए भी कोई 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और नए नए आयाम चल रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ही। अब मैं दूसरी बात आपसे करना है। एक तो हमारी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, मालूम नहीं भारत जोड़ों में निकली है तोड़ों में निकली है, समझ में नहीं आता। इनके नेता बोलते हैं जोड़ो, और जोड़ने क्या जाते हैं वो सुनो। दिल्ली में जेएनयू में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अब ये अफजल कौन है? ये अफजल पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड है। और नारे क्या लग रहे हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फैसला दिया। कातिल कौन हो गया? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने उसको सही ठहराया। और राहुल जी दूसरे दिन जेएनयू पहुंच जाते हैं, हम तुम्हारे साथ। और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके साथ आप खड़े हो जाते हैं। आप भारत जोड़ने निकले या तोड़ने निकले? कल का आपका बयान महापुरुष वीर सावरकर के बारे में, इतना हल्का बयान स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ, क्या सोच है? तो इसलिए ये तोड़ने निकले हैं, ये जोड़ने नहीं निकले हैं। और इनसे कुछ भी होगा तो टूटेगा ही टूटेगा, जुड़ना तो आता ही आता ही। अब दूसरी भी एक पार्टी आई है, नहीं बड़ा जोश है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने गए थे। उत्तर प्रदेश 350 सीटें लड़ी और 349 सीटों पर जमानत जब्त करा दी। ये उत्तराखंड गए थे चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाएंगे सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने भी कहा वाह पता नहीं क्या हो जाएगा। इनका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था वो आजकल हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे बीजेपी में। और 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और 69 सीटों में 65 सीट पर जमानत जब्त करा। मैं गोवा गया, एयरपोर्ट में उतरा, सुधीर जी आपने भी देखा होगा, पोस्टर ही पोस्टर, बैनर ही बैनर, यहां भी लगाते होंगे बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा यार ये इनकी क्या हाल है? बोला आगे आगे चलिए देखिए क्या हाल हो। वहां 35 सीटों पर चुनाव, 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 35 पर जमानत जब्त करा ली। ये इनका रिकॉर्ड है। मणिपुर तो गए नहीं, बड़े दूर था। हमारे हिमाचल पहुंचे, मेरी बात नोट कर लेना, 67 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी, इसको अपने 8 तारीख को देखिए। इसलिए मैं आज सिर्फ आपसे कहने आया हूं कि जो लोग, अब मेरे से पत्रकार पूछते हैं
आप चुनाव, मैंने कहा ये लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, हम चुनाव तब लड़ने लगते हैं जब हम शपथ ग्रहण हासिल करते हैं। उस दिन से हम काम पर जुट जाते हैं, उस दिन से हम तय कर लेते हैं कि हमने लोगों की सेवा करनी है, उनका जीवन स्तर उठाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको तीव्र गति से आगे ले जाना है, देश को दुनिया के सामने खड़ा करना है, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, चौड़ी सड़कें बनानी है, 4 लेन 6 लेन सड़क बनानी है। ये हमारे टारगेट होते हैं। उनका टारगेट होता है इस बार घर भरना है, बेटे को सेट करना है, ताऊ का बिजनेस बनाना है। तो वो खाते हैं मेवा, हम करते हैं सेवा। हम काम करते हैं मिशन से, वो करते हैं कमीशन के लिए। दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूं, आप सब इतनी बड़ी संख्या में भाइयों और बहनों आए, और मुझे मालूम है कि आप सब अगर इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं और शांति से मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपका वोट तो भारतीय जनता पार्टी को आना ही है, ये तय है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके पड़ोसी का, आपके घर वालों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके मोहल्ले वालों का, उनका वोट भी मैं चाहता हूं कि वह भी राष्ट्र के लिए, प्रदेश के हित में लगे, इसकी हमको चिंता है। इसलिए अब हम बैठे नहीं, काम में जुट जाएं। मेरा संदेश, और मेरा संदेश क्या, यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, मुझे बताया गया है कि शायद उनका कार्यक्रम होगा यहाँ, तो जब वो आएंगे तो उनका संदेश लेकर के आप गांव-गांव जाइए, मोहल्ले जाइए, सब लोगों को आप बताइए और राकेश भाई को चुनाव जिता करके आप भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। આભાર। વિકાસની ગાથા હૃદયમાં ઉતરી જાય એ રીતે સમજાવવા બદલ નડ્ડાજી સાહેબનો આભાર। અને 1 મિનિટ आगे सर આપણો લઈએ હવે